अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, इस साल भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, ब्लड लॉस ऑफ 500 ml और मोर फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो अपन उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और ब्लड लॉस कैसे अपन डिफाइन करेंगे, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट following the birth of baby up to the end of perpurium which cause hemodynamic instability in the patient। ठीक है, कोई भी ब्लीडिंग बर्थ बर्थ बेबी के बर्थ होने के बाद से लेके परप्यूरियम तक जो भी ब्लड लॉस होता है, और अगर इतना ब्लड लॉस होगा कि हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो जा रही है तो अपन उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। फिर ब्लड लॉस का क्राइटेरिया कितना है, वेजाइनल डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड हो जाना, लॉस हो जाना, सिजेरियन डिलीवरी के बाद 1000 ml, और सिजेरियन प्लस सिजेरियन हिस्टेक्टोमी करी अगर, तो अगर 1500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे बोलते हैं अपन पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई और कितना ब्लड लॉस हो गया वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते कॉजेज़। इसके कॉजेज 4 T से याद करो, एक टी से एटोनिक, एक टी से ट्रोमेटिक, एक टी से टिश्यू, और एक टी से आता है थ्रोम्बस, मतलब जो कोगुलेशन डिसऑर्डर है। तो ठीक है, 4 T से याद कर लेंगे, एटोनिक, ट्रोमेटिक, टिश्यू और थ्रोम्बस। ठीक है, तो एटोनिक यूट्रस जो है मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, है ना। और क्या क्या कंडीशन है जिस वजह से एटोनिक यूट्रस होता है वो अपन देखते हैं। ग्रैंड मल्टीपेरा, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, जैसे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी है तो ओवर डिस्टेंशन हो गया यूट्रस से तो वो एटोनिक हो जाता है। माल न्यूट्रिशन अनीमिया की वजह से। एंटीपार्टम हेमरेज हुआ, एंटीपार्टम हेमरेज के कॉज पता ही है। प्रोलॉन्ग लेबर अगर चला तब भी जो है यूट्रस की टोन चली जाएगी। एनेस्थीसिया दे दिया तो टोन चली जाएगी। यूट्राइन मालफॉर्मेशन है तो टोन चली जाएगी। यूट्राइन फिब्रॉयड है, अगर थर्ड स्टेज अच्छे से मैनेज नहीं करी है ना, तब हो जाएगा। मॉर्बिडली एडन प्लेसेंटा, जैसे कि प्लेसेंटा एग्रेटा सिंड्रोम, तो उसमें भी जो है एटोनिक यूट्रस हो जाता है। ठीक है, एटोनिक यूट्रस के कॉजेज अब समझ में आ गए। कुछ ज़्यादा है नहीं जिसमें भी यूट्रस का डिस्टेंशन ज़्यादा हो, या फिर उसकी नर्व सप्लाई चली जाए, या फिर उसमें माल फॉर्मेशन कुछ हो, तो उसमें एटोनिक यूट्रस हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक में लार्ज एपिजोटोमी, है ना, एपिजोटोमी थोड़ी ज़्यादा हो गई तो वो यूट्रस तक प्रोग्रेस कर गई। लेसरेशन ऑफ पेरिनियम, वजाइना, सर्विक्स। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होने के चांसेस रहते हैं, तो ट्रोमेटिक में दो ही होगी, लार्ज एपिजोटोमी और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का। फिर आता है रिटेन टिश्यू। ठीक है, बिट्स ऑफ प्लेसेंटा और ब्लड क्लॉट्स, है ना, जैसे अपन ने डिलीवरी कराई उसके बाद कुछ प्लेसेंटा का टिश्यू अंदर ही रह गया यूट्रस में, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है कोगुलेशन डिसऑर्डर, जैसे कि DIC और हेल्प सिंड्रोम। ठीक है, तो ये 4 कॉजेज हैं किसके, पोस्टपार्टम हेमरेज के, एटोनिक यूट्रस, ट्रोमेटिक, रिटेन टिश्यू और कोगुलेशन डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कि अपन इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं PPH का। तो एंटीनेटल में ऐसे क्या स्टेप्स अपन ले सकते हैं, सबसे पहले इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस। ठीक है, हीमोग्लोबिन को 10 के ऊपर रखो। ठीक है, उससे स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क पेशेंट की स्क्रीनिंग करने, ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, क्रॉस मैचिंग करेंगे। ठीक है, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, है ना, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन से क्या फ़ायदा होगा, अगर अपन प्लेसेंटा प्रीवियर डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर अपन ने पहले डिटेक्ट कर दिया तो अपन LSCS करा देंगे उसमें। डिटेक्शन ऑफ मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा, है ना, मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा का अगर डिटेक्शन हो गया तो भाई जो PPH है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। वुमेन विद मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा टू बी डिलीवर्ड बाय अ सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन, है ना, अगर अपन को पहले पता चल गया तो अपन सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन से उसको डिलीवर कराएंगे, जिससे कि कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो अपन उसको बचा सकें। फिर आता है इंटरनेटली अपन क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले AMTSL करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। केस विथ इंडक्शन ऑगमेंटेशन ऑफ बाई ऑक्सीटोसिन, उनको अपन में इन्फ्यूज़न अपन को 1 घंटे तक रखना है। ठीक है, मतलब इंडक्शन और ऑगमेंटेशन जिससे ऑक्सीटोसिन के द्वारा जिसमें हो रहा है, तो अपन को इन्फ्यूज़न 1 घंटे तक रखना है आफ्टर बर्थ के भी। ऑक्सीडेशन 5 इंटरनेशनल यूनिट्स लो IV अपन देते हैं, जो भी अपन LSCS से डिलीवर करते हैं। फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ यूट्रोवेजाइनल कैनाल फॉर एविडेंस ऑफ ट्रॉमा, तो जो भी जितनी भी अपन ये इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी C-सेक्शन की डिलीवरी करा रहे हैं उसमें अपन यूट्रोवेजाइनल कैनाल का एक्सप्लोर करेंगे कि देखने के लिए ट्रॉमा हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर ऑब्जर्वेशन फॉर अबाउट 2 आवर, तो अपन 2 घंटे के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर कोई ब्लीडिंग होगी तो अपन उसको तुरंत ट्रीट कर देंगे। लोकल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो कम है यूट्रस के एटोनिक होने के। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये प्रिवेंशन के स्टेप्स हैं, ये आंसर की लेंथ बढ़ाने में काम आ सकते हैं, तो एंटीनेटल और इंटरनेटल। फिर उसके बाद आता है कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट, कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। ठीक है, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करेंगे, फिर उसकी IV लाइन 2 वाइट बोर कैनुला अपन उसमें लगा देंगे। ठीक है, उसके ब्लड क्रॉस मैचिंग के लिए भेज देंगे, कोगुलेशन स्क्रीनिंग करा लेंगे। ठीक है, 2 यूनिट ऑफ ब्लड अपन उसमें तैयार रखेंगे ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, रेपिडली इन्फ्यूज नॉर्मल सेलाइन 2 लीटर टिल ब्लड इज अवेलेबल, अपन को 2 लीटर तक अपन नॉर्मल सेलाइन अब उसको चढ़ा सकते हैं जब तक ब्लड अवेलेबल नहीं हो जाता है। ब्लैडर को कैथेटराइज कर लेंगे, उसके जितने वाइटल्स हैं, पल्स, BP, टेम्परेचर,
यूरिन आउटपुट सब अपन देख लेंगे। ऑक्सीमीटर अपन को जो है हर 15 से 30 मिनट में उसमें देखना है। ये सारे वाइटल्स मतलब हर 15 से 30 मिनट में देखना है, ठीक है। तो अब अपना असली मैनेजमेंट चालू हो गया। सबसे पहले जैसे ही उसके बच्चे की डिलीवरी हुई, अपन क्या करेंगे, फील यूट्रस बाय एब्डोमिनल पाल्पेशन, ठीक है। अपन जो उसका यूट्रस है वो पाल्पेट करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ट्रोमेटिक का देख लेते हैं। अगर यूट्रस हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड है तो मतलब ये उसमें टोन है यूट्रस में, तो अपन किसके लिए सर्च करेंगे, ट्रोमेटिक पीपीएच के लिए, है ना, कि कुछ ट्रॉमा तो नहीं हुआ। अगर ट्रॉमा हुआ है तो फिर अपन ट्रोमेटिक पीपीएच सर्च करने के लिए एक्सप्लोरेशन करेंगे, अंदर देखेंगे। अगर ट्रॉमा हुआ है तो जहाँ भी ट्रॉमा है तो वहाँ पर अपन हीमोस्टैटिक सूचर और मतलब वो जो भी कोगुलेट करके अपन उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अगर हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड है। पर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है यूट्रस का, यूट्रस के पीपीएच का क्या है, एटोनिक, ठीक है। सबसे पहले अपन यूट्रस एटोनिक, तो अपन कह रहे हैं मसाज यूट्रस टू मेक इट हार्ड। तो जो सॉफ्ट पड़ा यूट्रस उसको मसाज करेंगे जिस वजह से वो यूट्रस है हार्ड हो जाए, ठीक है। फिर मसाज करने के बाद अपन उसमें क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, है ना, 20 यूनिट इन 500 ml नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन देंगे। फिर उसके बाद इंजेक्शन मेथर्जिन 0.2 mg IV स्लोली दे सकते हैं, ठीक है। ये देने के बाद भी अगर यूट्रस अभी भी एटोनिक रहता है तो अपन क्या करेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ यूट्रस करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन साथ में कर देंगे और ऑक्सीटोसिन ड्रिप चलती रहेगी साथ में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें करेंगे। फिर अगर यूट्रस इन तीनों के बाद एक्सप्लोरेशन कर लिया यूट्रस का कि भाई ट्रॉमा वामा सब कुछ ढूंढ लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया और ऑक्सीटोसिन भी कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तब भी अगर यूट्रस एटोनिक रहता है फिर अपन उसमें देते 15 मिथाइल PGF2 अल्फा 250 mg या फिर मीसोप्रोस्टोल 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो ये अपन देंगे। अगर इसके बाद भी एटोनिक रहता है फिर क्या करेंगे, अपन करेंगे यूट्राइन टेम्पोनाड, ठीक है। तो एक बैलून टेम्पोनेट करते हैं बकरी बैलून कैथेटर से, उसको इंसर्ट कर देते हैं, जो अंदर जाके बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, वो चारों तरफ से जितनी भी ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रोक देता है ना। बाईमेनुअल कंप्रेशन भी कर सकते हैं। टाइट यूट्राइन पैकेजिंग अंडर एनेस्थीसिया, ठीक है। ये यूट्राइन टेम्पोनेट के मेथड है। पर इसके बाद भी अगर यूट्रस एटोनिक रहता है तो अपन किसको बताने जा रहे हैं, सर्जिकल प्रोसीजर में। सर्जिकल प्रोसीजर कौन कौन से, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, उससे नहीं हो रहा काम तो इंटरनल ईलियक आर्टरी लाइगेशन, है ना। और क्या कर सकते हैं, यूट्राइन कंप्रेशन सूचर भी लगा सकते हैं, जैसे बीलिंग सूचर, ये नाम याद रखना। एंजियोग्राफिक यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ठीक है। ये सर्जिकल प्रोसीजर है कि अपन आर्टरी को ही लाइगेट कर रहे हैं या फिर उसको सूचर कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर सर्जिकल प्रोसीजर में अपन ने करा, ब्लीडिंग अगर कंट्रोल हो गई तो अपन इसको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रखेंगे आईसीयू में। अगर तब भी सर्जिकल मेथड के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो अपन क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी, यूट्रस को ही निकाल देंगे, ठीक है। तो ये थी पोस्टपार्टम हेमरेज का पूरा क्लासिफिकेशन से लेके उसके कॉजेज़ और मतलब कॉजेज़, फिर प्रिवेंशन, फिर उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये सारा था। थैंक यू।